तो एंजाइम कैटालिसिस की डेफिनेशन लिखिए, देखो चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन बाय एंजाइम is known as enzyme catalysis. तो देखो कैटालाइसिस का मतलब ही यही होता है ना, रिएक्शन की रेट को चेंज करना। और यदि हम एज ए कैटालिस्ट एंजाइम को यूज कर रहे हैं तो एंजाइम कैटालाइसिस। अब थोड़ा एंजाइम के बारे में देख लेते हैं कि व्हाट इज द एंजाइम्स। तो लिखिए एंजाइम्स आर नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंजाइम्स आर नाइट्रोजीनियस organic compound having very complicated molecular structure. Having very complicated molecular structure. Because all biochemical reactions are carried out by enzymes. So these are known as biochemical catalysts. These are known as biochemical catalysts. ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एंजाइम कैटालिस्ट के, देखो जैसे ये आपका स्टार्च होता है, स्टार्च, इसका हाइड्रोलाइसिस, जब स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस ठीक है ना, डाइस्टेस एंजाइम्स के प्रेजेंस में होता है। डाइस्टेस ये एंजाइम है जिसके नाम के पीछे एस लगा हो वो एंजाइम होते हैं, और जिसके नाम के पीछे ओस लगा हो वो शुगर्स होती है। तो डाइस्टेस, तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाता है आपके माल्टोस में। माल्टोस एक डाइसैकेराइड शुगर है। आपके सुक्रोज, माल्टोस और गैलेक्टोस, ये तीन आपके डाइसैकेराइड शुगर एक एग्जांपल है। और ये जो आपके माल्टोस होता है इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस होता है एक एंजाइम है माल्टेस। माल्टेस, देखो माल्टेस एंजाइम है और माल्टोस शुगर है। नाम की वजह एस लगा होता है एंजाइम होगा, ओस लगा होता है शुगर होता है। तो माल्टोस को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, यानी कि ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल से मिलकर के माल्टोस बनता है। ऐसा ही एक वेल नोन डाइसैकेराइड है सुक्रोज। सभी डाइसैकेराइड का एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है सुक्रोज। सुक्रोज का भी हाइड्रोलाइसिस होता है इनवर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में। इनवर्टेज एस लगा हुआ है तो ये एंजाइम हो गया। और वेल नोन रिएक्शन है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर जिसको बोलते हैं। एक तो ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल बनता है फ्रक्टोज। चौथी एक और वेल नोन रिएक्शन है, ये जो आपकी ग्लूकोज और फ्रक्टोज है
ये दोनों टूट जाते हैं जाइमस एंजाइम के प्रेजेंस में। एक तो इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये अल्कोहल बनाने का एक प्रोसेस है, फर्मेंटेशन के रिएक्शन से जो अल्कोहल बनता है वो इसी प्रोसेस से बनता है। और इन सब में एंजाइम एज ए बायोकेमिकल कैटलिस्ट यहाँ पर एक कॉमन है। देखो नेचर में होने वाली एक और वेल नोन रिएक्शन है कि जो यूरिया का जो हाइड्रोलाइसिस होता है कि यूरिया तो एयर में एक एंजाइम होता है आपके यूरियस, उसके प्रेजेंस में यूरिया डिकम्पोज होता है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। तो नेचर में इस तरह की डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमेशा चलती ही रहती है। These all are the examples of enzyme catalysis. अब characteristics of enzyme catalysis. Characteristics of enzyme catalysis. एंजाइम कैटालाइसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स। और देखो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में नंबर 1, इन एंजाइम में पहली खास बात ये होती है दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। यानी कि एंजाइम की बहुत स्मॉल क्वांटिटी बहुत सारे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है। यार वेरी इफेक्टिव कैटलिस्ट, इनकी इफेक्टिवनेस नॉर्मल दूसरे कैटलिस्ट से कई गुना ज्यादा होती है। ठीक है, देखो दे आर वेरी इफेक्टिव कैटलिस्ट। समझ आ गई बात? दूसरी चीज देखो दे आर वेरी स्पेसिफिक, they are very specific. अब वेरी स्पेसिफिक का मतलब क्या हो गया कि एक रिएक्शन के लिए एक एंजाइम होता है, बस एक एंजाइम केवल एक ही रिएक्शन का रेस्पॉन्सिबल है, आगे रिएक्शन पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। अदर कैटलिस्ट में तो जैसे आयरन है, आयरन कई रिएक्शंस के लिए कैटलिस्ट हो सकता है, बट एंजाइम में ऐसा नहीं है। तो दे आर वेरी स्पेसिफिक। नंबर 3, देखो जो दूसरा एंजाइम होता है ना वो हाई टेम्परेचर पर ज्यादा अच्छे काम करता है। एज द टेम्परेचर इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इंक्रीज, नहीं एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट इंक्रीज, बट एंजाइम में ऐसा नहीं है। एंजाइम वर्क एट द ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज। इनकी एक टेम्परेचर रेंज होती है और वो रेंज होती है 25 से 37 डिग्री सेल्सियस तक। अब टेम्परेचर देखो 25 से जितना कम होगा, टेम्परेचर 25 से कम होता है तो भी एंजाइम की एक्टिविटी रिड्यूस होती है, और टेम्परेचर यदि ऊपर जाता है 37 से, जितना ऊपर जाएगा तो भी एंजाइम की एक्टिविटी रिड्यूस होती है। और 70 डिग्री के ऊपर तो एंजाइम खत्म ही हो जाता है, एंजाइम की जो बायोकेमिकल एक्टिविटी हो खत्म हो जाती है। तो दूसरे जो एंजाइम है वो तो हाई टेम्परेचर पर ज्यादा अच्छे काम करता है, लेकिन जो आपके दूसरे जो कैटलिस्ट है, एंजाइम की बात नहीं चल रही, दूसरे जो कैटलिस्ट है जैसे कि आयरन जिंक ऑक्साइड वगैरह, वो तो हाई टेम्परेचर पर ज्यादा अच्छे काम करते हैं, बट जो एंजाइम कैटलिस्ट है ये हाई टेम्परेचर पर स्प्रे हो जाते हैं। इनके लिए लो टेम्परेचर भी ठीक नहीं है, बहुत हाई टेम्परेचर भी ठीक नहीं है। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज होती है और वो 25 से लेकर के 37 के बीच में होती है। आपने देखा होगा जब भी क्लाइमेट चेंज होता है लोग बीमार पड़ जाते हैं, और जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है उनमें तो कुछ वो होता ही है, बुखार हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा। इस सेशन में कोरोना हो रहा है लोगों के, ठीक है ना, जब पिछले साल नहीं होता जुकाम होते ही कोरोना हो जाता है। ठीक है,
अब ऐसा क्या होता है, क्योंकि जब भी क्लाइमेट चेंज होता है ना, तो एटमॉस्फेयर में वो ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज क्रिएट होती है। भाई गर्मियों में टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर होगा और बहुत ज़्यादा सर्दी में आपके बिलो 20 डिग्री हो जाता है। और इन दोनों ही सेशन में बैक्टीरिया एंजाइम बहुत अच्छे काम नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही क्लाइमेट चेंज होता है, जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, उसमें ऑप्टिमम कंडीशन होती है, टेम्परेचर वो होगा बिल्कुल फेवरेबल, जिससे बैक्टीरिया बहुत ग्रो करेंगे। वही आपके 25 से लेकर के 37 के बीच में वो रेंज आ जाएगी। ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, सारी चीज़ें बैक्टीरिया को ग्रो कर देती है। एटमॉस्फेयर में अराउंड 10 बैक्टीरिया की जो संख्या है, नंबर हो है, और वो घरों गुना बढ़ जाती है। तो अंदर भी जाते हैं, फिर वो बाहर होता है, तो उनकी ज़्यादा क्वांटिटी अंदर जाती है। अगर ये आपका बॉडी का सेल्फ डिफेंस सिस्टम थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है, आदमी थोड़ा बीमार हो जाता है, और वो तो स्ट्रॉन्ग होता है तो पता नहीं चलता उसको इस तरीके से। तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है इसकी होती है। लेकिन देखो, एंजाइम नीडेड ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज, ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज from 25 degree to 37 degree, 25 degree Celsius to 37 degree Celsius. समझा ये बात? नंबर 4, अब देखो एंजाइम के लिए केवल टेम्परेचर ही नहीं चाहिए, पीएच भी चाहिए। एंजाइम एक डेफिनेट पीएच पर काम करते हैं। यदि आपका पीएच डिस्टर्ब हो जाती है तो एंजाइम की एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे कि ह्यूमन ब्लड की पीएच 7.4 होती है, तो ब्लड के अंदर जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं इसी पर्टिकुलर पीएच पर होती है। यदि पीएच में जरा भी वेरिएशन है तो सारी बॉडी की बायोकेमिस्ट्री डिस्टर्ब हो जाती है। और ब्लड में पीएच को मेंटेन करने के करीब 500 सिस्टम है जो पीएच को मेंटेन रखते हैं। पीएच में जरा सा भी वेरिएशन, बहुत ज्यादा, मतलब 7.4 से 7.3 भी हो जाती है पीएच यदि, और 7.1 रह जाती है तो मौत हो जाती है। इतना सेंसिटिव मैटर होता है पीएच। तो एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो पर्टिकुलर पीएच पर होती है। पीएच यदि वेरी करेगी तो एंजाइम की एक्टिविटी खत्म हो जाती है। देखिए, देखो, एंजाइम वर्क एट अ पर्टिकुलर पीएच। एंजाइम वर्क एट अ पर्टिकुलर पीएच। इसमें डाटा लिख लीजिए। देखो, पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज इक्वल टू 7.4। ये डाटा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बोर्ड में पूछ लिया जाता है। नंबर 5 देखिए, देखो कुछ केटाइंस होते हैं, देखो सब केटाइंस लाइक Na+, Ca+2, Mg+2 etc. increase the activity of enzyme, increase the activity of enzyme, increase the activity of enzyme। ये कुछ केटाइंस हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। इन केटाइंस को बोलेंगे प्रोमोटर्स। ये आपके क्या कहलाते हैं? आपके ये प्रोमोटर्स कहलाते हैं। पहले भी पढ़ा था मैंने प्रोमोटर्स, जो एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। अब देखो, कुछ सब्सटेंस यदि एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, को डिक्रीज भी करते हैं। तो लेकिन some substances like carbon monoxide, H2S, compounds of mercury, arsenic, etc. जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हाईली पॉइजनस गैस है, H2S
बहुत ज्यादा पॉइजनस तो नहीं है लेकिन हार्मफुल है। मरकरी के कुछ कंपाउंड, आर्सेनिक के कुछ कंपाउंड, ठीक है ना, डिक्रीज ठीक है, डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। देखो सच सब्सटेंसेज आर नोन एज पॉइजन। देखो पॉइजन की साइंटिफिक डेफिनेशन यही है, पॉइजन वही है जो एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि सारे बायोकेमिकल रिएक्शन एंजाइम के द्वारा तो हो रही है। अब यदि एंजाइम को ब्लॉक कर दिया उसने तो बायोकेमिकल रिएक्शन रुक जाती है। नंबर 7 आखिरी पॉइंट देखिए। देखो एंजाइम कोलोइड्स होते हैं, उनकी नेचर कोलोइडल होती है। इसी चैप्टर में कैटलिस्ट के बाद हम कोलोइड पढ़ने वाले हैं कि कोलोइड का मतलब क्या होता है। तो एंजाइम्स है वो कोलोइडल नेचर, और जितने भी कोलोइड्स होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में उनकी एक्टिविटी रिड्यूस होती है। जितने भी कोलोइड्स होते हैं they reduce their activity in the presence of electrolytes, मतलब आयंस। इलेक्ट्रोलाइट यानी कि आयंस की प्रेजेंस में उनकी एक्टिविटी रिड्यूस होती है। अभी व्हाट इज द कोलॉइड्स, कोलॉइड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं, इसको अपन आगे कोलॉइड में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लिखो एंजाइम्स हैव कोलॉइडल नेचर, enzyme have colloidal nature, so their activity decrease in the presence of electrolyte. तो ये भी अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एंजाइम कैटालिसिस। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। देखो एंजाइम कैटालिसिस के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे प्रिंसिपल सजेस्टेड है। उसमें से एक प्रिंसिपल अपने डिस्कस करेंगे जिसको कहते हैं की लॉ मैकेनिज्म। इसका नाम है की लॉ मैकेनिज्म। अभी ऊपर हमने देखा कि एक एंजाइम एक ही रिएक्शन को परफॉर्म करता है। जैसे एक पर्टिकुलर ताले की जो चाबी होती है वो चाबी से एक पर्टिकुलर ताला ही खुलता है। ये मान लीजिए कि ताला जब बंद है तो वो रिएक्टेंट है, चाबी से ताले को खोल दिया तो खुला हुआ ताला वहां पर प्रोडक्ट है, और जैसे ताला खुला हम चाबी को ताले में से निकाल लेते हैं। तो चाबी किसका काम कर रही है, एक तरीके से एंजाइम का काम कर रही है। और चाबी का कुछ नहीं बिगड़ता, एक ही चाबी बार बार ताले को बंद और खोलती रहती है। तो कुछ ऐसा ही मैकेनिज्म एंजाइम कैटालाइसिस का है। अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था कि एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। एंजाइम ग्लोबुलर का मतलब होता है, प्रोटीन का मतलब होता है पॉलीपेप्टाइड, जिसमें लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। यदि ये पेप्टाइड चेन को अपन ये लंबा कर दें तो एक धागे की तरह लंबी खिंच जाएगी पूरी चेन। अब वो चेन को यदि अपन लपेट दें, जैसे धागे का गोला होता है ना, उनका गोला होता है, अब उनको खोल दें तो पॉलीपेप्टाइड चेन, अब वो लिपट ले तो गोला बन जाता है। कुछ ऐसा होता है एंजाइम का मॉलिक्यूल, जैसे लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन एक गोले की शक्ल में लिपटी हुई रहती है। अब वो लिपटने के दौरान मुड़ता नहीं है वो पॉलीपेप्टाइड चेन, अब वो मोड़ एक पर्टिकुलर होते हैं, बस पर्टिकुलर जगह से ही वो चेन मुड़ करके एक एंजाइम प्रोड्यूस करती है इस तरीके। अब उसकी सरफेस के ऊपर कुछ कैविटीज होती है, उन कैविटीज के अंदर एक्टिव फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एमीन्स। ये उन कैविटीज का जो साइज है वो रिएक्टेंट के साइज के कंपेरेबल होता है। एक खास तरह के रिएक्टेंट ही उन कैविटीज में एंटर कर पाते हैं, और एंटर करके उन फंक्शनल ग्रुप से अटैच हो जाते हैं, और वो फंक्शनल ग्रुप ही उन रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो प्रोडक्ट उस कैविटी में रुक नहीं पाता, वो कैविटी से बाहर आ जाता है। कैविटी अगेन वैकेंट हो जाती है और उस कैविटी में दूसरे रिएक्टेंट एंटर करके प्रोडक्ट में बदल जाएंगे।
तो एक तरीके से वो फैक्ट्री हो गया एंजाइम, जो रिएक्टेंट को एब्सॉर्ब करेगा अपनी कैविटीज में, प्रोडक्ट बना करके रिलीज करता रहता है। ये कुछ की लॉ मैकेनिज्म जैसा प्रिंसिपल एंजाइम कैटालाइसिस का है, क्योंकि उस कैविटीज का एक डेफिनेट शेप होता है जो कि खास तरीके रिएक्टेंट के लिए ही बना होता है बस वो। और यही वजह है कि एंजाइम वेरी स्पेसिफिक होते हैं और एक एंजाइम खास कैटेगरी के रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाता है। तो इस पूरे मैकेनिज्म को नाम होता है की लॉ मैकेनिज्म। तो देखिए इसके अंदर देखो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम is explained by key law principle. देखो एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। They have cavities in their surface, on their surface. They have cavities on their surface. देखो some active functional groups are present in cavities. Are present in cavities. देखो only particular type of reactant adsorb in these cavities and change into product. और मैकेनिज्म को इस तरीके से होता है, जैसे मान लीजिए ये रिएक्टेंट है और ये एंजाइम है ही, इसके प्रेजेंस में ये प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट हो जाता है। तो बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है कि पहले रिएक्टेंट इससे रिएक्शन करके एक इंटरमीडिएट बनाता है, इंटरमीडिएट मतलब ये रिएक्टेंट एंजाइम की सरफेस पर जो कैविटीज है उसमें इंटर करके बाइंड हो जाता है और इंटरमीडिएट ब्रेक होकर के एंजाइम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये सिंपल सा मैकेनिज्म। आपकी बुक्स में इसका एक डायग्राम भी बना हुआ है की लोग जैसा, इसमें तारों और चाबी बना रखा है, उसमें जो की होती है एंजाइम की तरह रिएक्ट करते हैं और जो लोग होता है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरह रिएक्ट करते हैं। ये आपके एंजाइम कैटालाइसिस। नेक्स्ट जियोलाइट कैटालाइसिस, लास्ट ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं जियोलाइट कैटालाइसिस। जैसे एंजाइम कैटालाइसिस है, ये भी एक तरह का कैटालिस्ट होता है। जियोलाइट कैटालाइसिस देखो एंजाइम की हेल्प से जब रिएक्शन के रेट को बदला तो एंजाइम कैटालाइसिस, और जब जियोलाइट एक खास कैटेगरी के सब्सटेंसेस को बोलते हैं जियोलाइट, जैसे खास कैटेगरी के बोलता है अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे जियोलाइट होता है। खास ग्रुप ऑफ सब्सटेंस, ग्रुप ऑफ कंपाउंड, दे आर नॉट ए जियोलाइट। जब इन जियोलाइट को एज ए कैटलिस्ट हम यूज करते हैं तो जो प्रोसेस होगा व्हिच इज नॉन एज जियोलाइट कैटालाइसिस।
तो जिस तरीके से एंजाइम कैटालाइसिस में क्या हो रहा है, रेट आपने किससे चेंज की थी, एंजाइम से, ऐसे जियोलाइट कैटालाइसिस में हम रेट को चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ जियोलाइट। तो लिखिए, देखो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज बाय जियोलाइट। अब देखो थोड़ा सा जियोलाइट को समझ लेते हैं। देखो जियोलाइट सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं। सिलिकेट्स आर द कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन तीन तरह के कंपाउंड बनाता है, सिलिका, सिलिकेट और सिलिकॉन। इसमें सिलिकेट की बात चल रही है। तो जियोलाइट्स आर सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट, यानी कि इनके मॉलिक्यूल में सोडियम होता है, एल्यूमिनियम कैटायन होता है और सिलिकेट होता है। सिलिकेट इज द एनायन। इनसे मिलकर क्या बनता है, जियोलाइट। ये नेचुरल भी अवेलेबल होते हैं और सिंथेसाइज भी किए जाते हैं। नेचर में ये सफिशिएंट मिल जाते हैं। जो नेचुरल जियोलाइट है उसकी सरफेस में माइक्रोपोरस होल होते हैं। माइक्रोपोर्स छोटे छोटे होल होते हैं। उन होल में नेचुरली वाटर एब्सॉर्ब रहता है, पानी रहता है उसके अंदर, जो कि सरफेस टेंशन की वजह से इजीली इवेपोरेट नहीं हो पाता। इवन इन समर सीजन वो बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन जब जियोलाइट को गर्म करते हैं तो वो वाटर इवेपोरेट हो जाता है और उसके पोर, उसके होल खाली हो जाते हैं। उन पोर की वजह से ही जियोलाइट कैटलिस्ट का काम करता है। जियोलाइट की सरफेस पर जो पोर होते हैं, जो होल होते हैं, उनका एक डेफिनेट साइज होता है। और जिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का साइज उनके पोर के साइज से छोटा होता है या पोर के साइज के बराबर भी होता है, वो मॉलिक्यूल पोर में एंटर कर जाते हैं, पोर के अंदर चले जाते हैं। और जो रिएक्टेंट स्पीशीज पोर के अंदर चली जाती है, होल के अंदर एब्सॉर्ब हो जाती है, बस वही वाटर में कन्वर्ट होकर के बाहर निकल जाती है। तो जियोलाइट एक खास साइज के रिएक्टिंग स्पीशीज के लिए कैटलिस्ट का काम करते हैं। खास मॉलिक्यूलर साइज के रिएक्टिंग स्पीशीज के लिए ही कैटलिस्ट का काम करते हैं। और इसलिए जियोलाइट को शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट भी कहा जाता है। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, क्योंकि रिएक्टिंग स्पीशीज के शेप और साइज के ऊपर इनकी कैटलिटिक एक्टिविटी डिपेंड करती है। यदि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल का साइज और के साइज से बड़ा है तो जियोलाइट वहां कैटलिस्ट का काम नहीं करेगा। तो इनकी कैटालिटिक एक्टिविटी रिएक्टिंग स्पीशीज के साइज पर डिपेंड कर रही है और इसीलिए ये कहलाते हैं शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। ये पूरा इसका आपका जियोलाइट कैटालाइसिस समझा की बात। ये लाइन हम लिख चुके हैं ना, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज बाय द जियोलाइट। लिखिए, देखो जियोलाइट्स आर सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट्स। सोडियम एल्यूमिनो silicates having microporous structure, microporous structure, देखो साइज ऑफ पोर, size of pore vary in the range, vary मतलब चिंता लीजिए, in the range of 260 to 740 पिकोमीटर। और के साइज इस रेंज में वेरी होती है। आगे लिखिए, देखो कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ जियोलाइट।
catalytic activity of zeolite depend on size of pore. Depend on size of pore. So they are known as shape selective catalyst. They are known as shape selective catalyst. That's clear? आगे लिखिए. देखो रिएक्टिंग स्पेशलिस्ट, reacting species their molecular size is small or equal to size of pore. Small or equal to size of pore can convert into the product. Because zeolites are used in water purification and petrochemical industry. Water purification and petrochemical industry. अब देखो जैसे कि पर्टिकुलर जियोलाइट है ZSM5 याद रखना. ये खास तरह का जियोलाइट है जो अल्कोहल को पेट्रोल में कन्वर्ट कर देता है. ZSM5 इज द जियोलाइट, देखिए, which convert the alcohol into petrol. याद रखना है आपको. और यहां पर आपके कैटलिस्ट खत्म हो जाता है. तो फर्स्ट डिस्कस किसको क्या, एब्जॉर्प्शन को. सेकंड कैटालाइसिस और कैटलिस्ट. इस पूरे कैटलिस्ट में हमने तीन तरह के कैटलिस्ट, एक तो जनरल कैटलिस्ट, एक एंजाइम कैटलिस्ट और एक जियोलाइट कैटलिस्ट. एक जनरल कैटलिस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कल लिखे थे और आज जो लिखे हुए एंजाइम कैटलिस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों में फर्क है. दोनों में कैटलिस्ट में से क्वेश्चन कंपटीशन में कई बार आ चुका है. इस चैप्टर में से कंपटीशन में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए ना कैटलिस्ट में से पूछे गए. इसके बाद क्वेश्चन आते हैं उसमें से फॉलोइड्स में से, फिर आता है एब्जॉर्प्शन में से. थ्योरेटिकल चैप्टर है, हालांकि एडवांस के शीट में इसमें एक तो न्यूमेरिकल में मिलेगा, तो बड़ा सिंपल न्यूमेरिकल है, तो कोई खास बात नहीं है, बड़ा सिंपल मैथमेटिक्स हो जाता है. तो थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो इसमें तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, यही को आपको वापस करना है. इसलिए थ्योरी को आपको बार-बार रीड करना है. नेक्स्ट अभी चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखेंगे कोलॉइड्स. कोलॉइडल स्टेट ऑफ एक्चुअल नाम है कोलॉइडल स्टेट ऑफ मेटल. कोलॉइडल स्टेट ऑफ मेटल. कोलॉइड्स और सॉल्ट, कोलॉइड को सॉल्ट भी
देते हैं। देखो पुरानी किताबों में चैप्टर का नाम कॉलॉइड से होता था, लेकिन जब देखा गया तो हर एक सब्सटेंस को कॉलॉइड में कन्वर्ट किया जा सकता है। हर सब्सटेंस को किसी प्रॉपर मीडियम में कॉलॉइड्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। चैप्टर का नाम होगा कॉलॉइडल स्टेट ऑफ मैटर। बस वो सब्सटेंस और मीडियम इनसॉल्युबल होना चाहिए। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, मार्बल और वाटर। अब मार्बल वाटर में इनसॉल्युबल है, घुलता है क्या? मार्बल नहीं घुलता ना, तो मार्बल का वाटर में कॉलॉइड बनाया जा सकता है। तो कोई भी सब्सटेंस जो कि किसी मीडियम में इनसॉल्युबल होना चाहिए, कॉलॉइड्स हमेशा इनसॉल्युबल मिक्सचर का ही बनेगा। जो हेटेरोजेनस मिक्सचर होते हैं ना, बस वो मिक्सचर ही कॉलॉइड में कन्वर्ट होता है। कॉलॉइड इज अ मिक्सचर, पहली बात। और कौन सा मिक्सचर है? हेटेरोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर नहीं। देखो हमारी लाइफ में हमारे चारों तरफ ऐसे बहुत सारे सिस्टम, ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन हमको नजर आते हैं जो दिखते तो होमोजेनियस है वो, लेकिन बट एक्चुअल होते हैं हेटेरोजेनियस। कॉलॉइड की सबसे बड़ी पहचान यही है कि कॉलॉइड ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। कॉलॉइड ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। दिखते ही होमोजेनियस मिक्सचर जैसे हैं, सॉल्यूशन जैसे नजर आते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन की डेफिनेशन यही है कि होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज सॉल्यूशन। लेकिन ऐसे मिक्सचर जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, नॉन ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है और दिखते लुक लाइक होमोजेनियस बट इन एक्चुअल दे आर हेटेरोजेनियस। फॉर एग्जांपल मिल्क। अब मिल्क बताओ ट्रांसपेरेंट है क्या? दिखता नहीं ना, मिल्क के आर पार भगोने में नजर आता है क्या? सर पे नजर आता है। अच्छा, मिल्क एक सॉल्यूशन जैसा नजर आता है, होमोजेनियस मिक्सचर, लेकिन मिल्क वास्तव में होमोजेनियस नहीं। इसका प्रूफ क्या है? आप दूध को रख दो, उसकी क्रीम इसके ऊपर आ जाएगी। गर्म कर दो तो ऊपर मलाई डिपॉजिट हो जाती है। थोड़ा सा लेमन जूस डाल दो तो सारा सॉलिड अलग हो जाता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो पहले से हेटेरोजेनियस था। पानी में जो सोल्ट का सॉल्यूशन है, नमक का सॉल्यूशन है, वो होमोजेनियस है। अब उस सॉल्यूशन को कितना भी रख दो, नमक कभी सेपरेट नहीं होगा यदि गला हुआ है तो। जैसे दूध में से फैट सेपरेट हो जाता है ना, क्योंकि फैट वो हेटेरोजेनियसली मिक्स है, वो नॉट होमोजेनियसली। बट सॉल्ट इज होमोजेनियसली मिक्स इन द सॉल्यूशन। तो कितना भी रख दो, ऐसा कभी नहीं होगा कि सॉल्ट अलग हो जाएगा अपने आप। ये भी नहीं होगा कि लेमन जूस डाल दोगे तो सॉल्ट फट करके नीचे बैठ जाएगा, ऐसा एक नया सॉल्यूशन बन जाएगा। नींबू का रस डाल दोगे तो एक वो भी घुल जाएगा और एक साल्टी सॉल्यूशन वो बन जाएगा। तो aqueous solution of salt is the homogeneous mixture, but milk is the heterogeneous। ऐसे बहुत सारे heterogeneous system हमको नजर आते हैं जो look like homogeneous, but they are heterogeneous। जैसे कि blood एक जैसा दिखता है वो, but वो heterogeneous है, ठीक है ना। जैसे कि muddy water, clay water, ऐसा लगता है कि homogeneous है लेकिन heterogeneous होता है। पेंटिंग के जितने भी कलर्स होते हैं, कलर्स ऑयल पेंट, डिस्टेम्पर वगैरह, वो दिखते तो कैसे हैं? बिल्कुल होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस है। क्लाउड, बादल जिसे बारिश होती है, ये भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, तभी तो सूरज ढक जाता है इनसे बादलों से। और हवा में जब बादल तैरते हैं ऐसा लगता है कि बिल्कुल होमोजेनियसली मिक्स है, बट दे आर हेटेरोजेनियसली मिक्स इन एयर। वो हवा और पानी का हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन है वो, और वो कॉलॉइड्स है वो। फॉग, धुंध कोहरा होता है ना, जब कोहरा छाता है तो हवा में बिल्कुल एक होमोजेनियसली मिक्स हो जाता है, बट वो भी हेटेरोजेनियस सिस्टम है। कई तरह की मेडिसिन होती है, फ्रूट जूसेस होते हैं, दे ऑल आर लुक लाइक होमोजेनियस बट दे आर नॉन ट्रांसपेरेंट एंड हेटेरोजेनियस। इन सबको क्या बोलते हैं हम? कॉलॉइड्स। हर एक सब्सटेंस को किसी मीडियम में कॉलॉइड में बदला जा सकता है, बस वो इनसॉल्युबल होने चाहिए। वो मीडियम और सब्सटेंस इनसॉल्युबल होना चाहिए। यदि वो सॉल्युबल होंगे तो ट्रू सॉल्यूशन बनेंगे फिर तो, और यदि इनसॉल्युबल है तो हम उसको कॉलॉइड में कन्वर्ट कर सकते हैं।
कॉलॉइड का जो क्लासिफिकेशन है, कॉलॉइड के जो डेफिनेशन है, वो कॉलॉइड के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं उनकी साइज के ऊपर बेस्ड है, साइज के ऊपर डिपेंड है। देखो डेली लाइफ में हम कॉलॉइड को यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि एक बीकर में पानी लेकर के हमने नमक डाला तो नमक होमोजेनियसली पानी में डिसॉल्व हो गया, ये कहलाएगा ट्रू सॉल्यूशन, ये कहलाएगा ट्रू सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का फिल्टर पेपर पर डालोगे तो नमक और पानी दोनों पास हो जाते हैं फिल्टर पेपर से। इस सॉल्यूशन के आप पार्चमेंट पेपर में भी डालोगे तो भी नमक और पानी दोनों उसमें से पास हो जाता है, ये ट्रू सॉल्यूशन। इस ट्रू सॉल्यूशन में सॉलिड के पार्टिकल का जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। एक दूसरे बीकर में आपने पानी लिया, उसमें रेत डाल दी, एक मुट्ठी या मिट्टी डाल दी इसमें, अब वो रेत या मिट्टी पानी में होमोजेनियसली मिक्स नहीं होगी, जस्ट लाइक द सॉल्ट, तो उसको कहेंगे सस्पेंशन। तो क्या बोलेंगे हम? सस्पेंशन। वो न तो फिल्टर पेपर से पास होगा न पार्चमेंट पेपर से पास होगा। जो रेत के पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल है, मिट्टी है, वो न तो फिल्टर पेपर से गुजरेगी और नहीं रेत से पास होगी, नहीं आपके पार्चमेंट पेपर से पास होगी। इसको क्या बोलते हैं हम? सस्पेंशन। एक होता है आपने बीकर में पानी लिया और उसमें स्टार्च डिजोल्व कर दिया, स्टार्च। आपके घर में स्टार्च मैदा के फॉर्म में होता है, जब मैदा, मैदा जानते हो ना, क्या बोलते हो आप यहाँ? मैदा ही बोलते हो ना, आटे को छान के बनती है ना। मैदा क्या होता है? 95% स्टार्च ही तो होता है। गेहूं में से फाइबर को अलग करके मैदा बनाई जाती है, इसका ब्लीचिंग कर देते हैं ओजोन या गैसेस से उसको, जो तो ब्लीच करने पर व्हाइट टिश हो जाती है। इट इज वेरी हार्मफुल फॉर द हेल्थ बट वी कंज्यूम इन डेली, ठीक है ना। तो मैदा क्या होता है? 95% स्टार्च होता है भाई, या तो 100% स्टार्च ही मिलता है। वो कस्टर्ड पाउडर जो होता है ना, कस्टर्ड पाउडर जो दूध को गाढ़ा करने के लिए काम में लेते हैं, वो 100% स्टार्च है, वो भी मैदा से बनता है, और मैदा 95% स्टार्च है। तो पानी हमने क्या डाली? मैदा डाल दी उसमें, या स्टार्च, साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलेंगे तो स्टार्च डाल दिया, घरेलू लैंग्वेज में बोले क्या बोलेंगे? कस्टर्ड पाउडर डाल दिया, मैदा डाल दी, ठीक है ना। स्टार्च आपने डिजोल्व किया पानी। अच्छा, वो स्टार्च जो पानी में घुलेगा, क्या वो नमक की तरह घुलकर डिसएक्टर हो जाएगा? क्या नहीं होगा ना, साहब नमक की तरह घुल करके एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बना है, होगा क्या? बताओ ऐसा। या वो रेत या मिट्टी की तरह रहेगा, अलग नजर आएगा, पानी अलग नजर आएंगे, बता नहीं होता है ना। वो तो वो स्टार्च के पार्टिकल है, वो पूरे पानी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, वो बिखर जाते हैं, घुलते नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। घुलना अलग चीज है, डिस्ट्रीब्यूट होना अलग चीज है। रेत के पार्टिकल, रेत के कण पानी में अलग ही हो जाएंगे, बिल्कुल पानी अलग हो, रेत के कण अलग, मिट्टी के पार्टिकल अलग हो जाएंगे। नमक घुल जाएगा और होमोजेनियसली मिक्स हो जाएगा, बट स्टार्च पार्टिकल वो ना तो डिजोल्व होंगे न पानी से सेपरेट होंगे, बट पानी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। घुलना और डिस्ट्रीब्यूट होना दोनों में फर्क है। घुलने के प्रोसेस में सॉलिड पार्टिकल का सॉल्वेशन हो जाना है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस में सॉल्वेशन नहीं होता। तो पानी में स्टार्च का जो सॉल्यूशन बना, इट इज ए कॉलॉइड्स, वो कॉलॉइड्स होता है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, वो ट्रांसल्यूसेंट हो सकता है, लेकिन ट्रांसपेरेंट बिल्कुल नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। वो एक घोल बन जाता है, गाढ़ा पेस्ट बन जाता है वो। तो वो क्या हो गया आपके? अब तीनों में फर्क क्या है? जो नमक का पानी का सॉल्यूशन है उसमें सॉलिड पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम है। जो सस्पेंशन है, पानी में रेत या डस्ट जो हमने डाली है, उसमें सॉलिड का साइज 1000 नैनोमीटर से ग्रेटर है, 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है। और तो स्टार्च का पानी में सॉल्यूशन है, तो टेस्ट बना, उसमें सॉलिड का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। तो तीन तरह के सॉल्यूशन हो गए,
ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कॉलॉइड्स। तीनों का क्लासिफिकेशन के दो बेसिस है। एक बेसिस तो साइज ऑफ सॉल्यूट है, यदि सॉल्यूट का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है तो ट्रू सॉल्यूशन, 1000 नैनोमीटर से बड़ा है तो सस्पेंशन, और 1 से 1000 के बीच में है तो कॉलॉइड्स। दूसरा, वो जो पास अवे होते हैं, देखो ट्रू सॉल्यूशन पार्चमेंट पेपर और फिल्टर पेपर दोनों से गुजर जाते हैं, सस्पेंशन दोनों से नहीं गुजरते हैं, और कॉलॉइड ये फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे लेकिन पार्चमेंट पेपर से पास नहीं होते। जैसे दूध को आप फिल्टर पेपर से छान सकते हो, कपड़े से छान सकते हो दूध को, लेकिन पार्चमेंट पेपर पे जो दूध के जो कॉलॉइडल पार्टिकल है वो पास नहीं होते। तो कॉलॉइड को डिफाइन करने के दो बेसिस हैं, एक तो साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल और एक उनके पास होने की टेंडेंसी, पास होने की टेंडेंसी। समझ में आ गई बात? तो ये तीन तरह के सॉल्यूशन यहाँ पर है, उनमें से एक के डिटेल अपन डिस्कस करेंगे, कॉलॉइडल सॉल्यूशन। कॉलॉइडल सॉल्यूशन कॉलॉइड्स ही बोलते हैं और इसको एक सिंगल वर्ड में क्या बोलते हैं, सॉल भी बोलते हैं। क्लियर? चल लिखिए डेफिनेशन की बात। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ size of particles, solutions are classified into three types. Solutions are classified into three types. नंबर 1, पहला देखिए, ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन और इसका दूसरा नाम है क्रिस्टलॉइड। क्रिस्टलॉइड, ट्रू सॉल्यूशन और क्रिस्टलॉइड्स। तो ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट का साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर। लिखे समय देखो, साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल is less than 1 nanometer. 1 nanometer. And solid particle pass through the filter paper and parchment paper. And solid particle pass through the filter paper and parchment paper. समझ आ गई बात? जैसे एग्जांपल लिख लीजिए, NaCl aqueous, NaCl aqueous सॉल्यूशन है, सल्फर का अल्कोहल में सॉल्यूशन है, फिल्टर पेपर एंड parchment पेपर, PERCHMENT, parchment पेपर। देखो, जैसे NaCl aqueous जो भी ट्रू सॉल्यूशन है सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। जैसे आपका सल्फर का अल्कोहल में सॉल्यूशन, कुछ आपके पानी में घुलेंगे, कुछ अल्कोहल में डिसॉल्व होंगे, तो ट्रू सॉल्यूशन। नंबर 2, दूसरा होता है सस्पेंशन। सस्पेंशन, दूसरे सॉल्यूशन को नाम दिया है सस्पेंशन। देखो, सस्पेंशन में जो सॉलिड पार्टिकल का साइज है 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है, और ये फिल्टर पेपर, पार्चमेंट पेपर दोनों से पास है। देखिए, साइज ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। समझ बात? इसका साइज 1000 नैनोमीटर से, एंड पार्टिकल कैनॉट पास
cannot pass into the butter paper and parchment paper. एग्जाम्पल जैसे क्ले, क्ले इसका एग्जाम्पल है। तीसरा हमारा चैप्टर का हिस्सा है वो है कोलोइडल सॉल्यूशन और कोलोइड्स, इसी को बोलते हैं सॉल्ट। सॉल्ट इसमें लिखिए, देखो साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल size of solid particle is in the range of 1 nanometer to 1000 nanometer. And solid particle pass through the filter paper. Solid particle pass through the filter paper but cannot pass through the parchment paper. अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मिल्क, मिल्क, ब्लड, मिल्क, ब्लड, क्लाउड, स्टार्च सॉल्यूशन, पेंटिंग कलर्स एटसेट्रा। समझ बात? अब देखो जिस तरह से ट्रू सॉल्यूशन के दो कंटेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ऐसे कोलोइड्स के भी दो कंटेंट होते हैं, लेकिन कोलोइड में इसको सॉल्यूट नहीं कहते क्योंकि डिसॉल्व नहीं होते हैं। अभी साइज का रहस्य क्या है कि साइज में कोलोइड बनता है, अभी देखेंगे। दरअसल कोलोइड का एग्जिस्टेंस एड्सॉर्प्शन के कारण होता है। देखो साइज की बात समझा देता हूँ। जब किसी पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होगा तो साइज इतनी छोटी होती है उसकी सरफेस नेग्लिजिबल होती है और उस पर एड्सॉर्प्शन नहीं होता। लेकिन जैसे साइज 1 नैनोमीटर को क्रॉस करती है उसमें सरफेस एरिया हो जाती है और उसमें एड्सॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है और ये एड्सॉर्प्शन ही कोलोइडल स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जब साइज 1000 नैनोमीटर को क्रॉस कर जाएगी तो साइज इतने बिगर हो जाते हैं कि वो ड्यू टू ग्रेविटी नीचे बैठना शुरू कर देते हैं। ग्रेविटी के कारण मीडियम से अलग होने लग जाते हैं वो, और तब वो कोलोइडल स्टेट खत्म हो जाती है। कोलोइडल स्टेट तब तक है कि जब तक कि इसके पार्टिकल का साइज इतना हो ताकि एड्सॉर्प्शन हो सके और इतना बड़ा भी ना हो ताकि वो मीडियम से अलग हो जाए, बोले ग्रेविटी का उसके ऊपर अफेक्ट नहीं होना चाहिए तो कोलोइडल स्टेट बनेगा। यही साइज की वजह है, क्योंकि चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, तो कोलोइडल स्टेट इज द सरफेस फिनोमेना अगेन, क्योंकि सरफेस के ऊपर एब्जॉर्प्शन हो रहा है और उसी से कोलोइडल स्टेट बनती है। तो जिस तरीके से ट्रू सॉल्यूशन में दो कंटेंट होते हैं, दो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, एक तो सॉलिड और सॉल्वेंट, वैसे कोलोइड को फॉर्म करने के लिए भी इसके दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। लेकिन इन केस ऑफ कोलोइड यहाँ पर हमको सॉल्यूट और सॉल्वेंट
नहीं कहते, कुछ और नाम है इसके। तो यहाँ पर होते हैं फेजेस ऑफ कॉलॉइड्स, फेजेस ऑफ कॉलॉइड्स, डालिए फेजेस ऑफ कॉलॉइड्स। तो देखो ट्रू सॉल्यूशन में जिसको सॉल्यूट कहा जाता है कोलॉइड्स में, उसको कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज, इसको शॉर्ट में बोलते हैं डीपी। अरे डीपी से लिखेंगे इसको, इसी फॉर्म में याद रखिए। हाँ एग्जाम में पूरा लिख रहा है इसको बोर्ड में, डिस्पर्स्ड फेज। इसका दूसरा नाम है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अभी नाम डीपी बनेगा डिस्ट्रीब्यूशन फेज। देखिए जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं ना, वही होते हैं डिस्पर्स फेज। जैसे पानी में स्टार्च का सॉल्यूशन है, तो स्टार्च के जो पार्टिकल है जिनका की साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है, उसी को बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। यानी कि सॉलिड पार्टिकल या कोलाइडल पार्टिकल, जो कोलाइडल पार्टिकल जिसको बोलते हैं वही क्या कहलाएंगे डिस्पर्स्ड फेज। जैसे सॉल्यूट होगा ना सॉल्यूट, अब सॉल्यूट की डेफिनेशन में तो बहुत सारी चीजें हैं कि जिसके फिजिकल स्टेट अलग हो सॉल्यूशन से वो सॉल्यूट है, और फिजिकल स्टेट सेम हो तो जिसकी क्वांटिटी कम हो वो सॉल्यूट है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो जिसका साइज 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में है मीडियम के अंदर, वो डिस्पर्स्ड फेज है, वो डिस्पर्स्ड फेज है। यानी जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं उसी को क्या बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं। देखिए इसमें देखो कोलाइडल पार्टिकल्स having the size 1 nanometer to 1000 nanometer are known as dispersed phase. Colloidal particles having the size 1 nanometer to 1000 nanometer are known as dispersed phase. समझ में आ गई बात? अच्छा दूसरा इसका जो फेज है उसको बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम, इसको बोलते हैं डीएम, डीएम। दूसरा इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन मीडियम, इसको डिस्ट्रीब्यूशन मीडियम भी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मीडियम। अगेन डीएम भी बनेगा। अब देखिए वो प्रॉपर मीडियम, जैसे कि स्टार्च के लिए मीडियम था वाटर, ऑयल पेंट, जो ऑयल पेंट होता है वार्निश जिसको बोलते हैं, उसके लिए मीडियम कोई ऑयलिंग सब्सटेंस होता है। तो जो डिस्पर्शन मीडियम है वो प्रॉपर मीडियम, जिसमें जैसे कि आपकी क्लाउड है और मीडियम होता है हवा एयर, और डिस्पर्स फेज होता है वाटर ड्रॉपलेट, छोटी छोटी पानी के बूंदें जिनका साइज 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, वो हवा में तैरती रहती है, उसी को बोलते हैं बादल, जिससे कि बारिश होती है। तो वो प्रॉपर मीडियम जिसमें कोलॉइडल पार्टिकल एडजस्ट करते हैं उसी को बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम। ट्रू सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होता है कोलॉइड में वो डिस्पर्शन मीडियम होता है, लेकिन इसको सॉल्वेंट नहीं कहते यहाँ पर क्योंकि किसी को घोलता नहीं है, हम इसको कहते हैं डिस्पर्शन मीडियम। समझ में आई की बात? देखिए देखो दिस इज अ प्रॉपर मीडियम, a proper medium in which colloidal particles are distributed, in which colloidal particles are distributed.
और क्लियर। अब जैसे कि ऐसे लिखा में दो चीजें हैं, एक तो डीपी प्लस डीएम। लिखना शॉर्ट में, बोलना थोड़ा याद रहेगा। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम, डिस्ट्रीब्यूशन फेज और आपके डिस्ट्रीब्यूशन दोनों से मिलकर बनेगा कॉवेलेंस और सॉल्व। जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन होता है ना, वैसे डीपी प्लस डीएम इक्वल टू कॉवेलेंट। और एग्जांपल देखिए, जैसे कि स्टार्च डीपी है और वाटर डीएम है, और इससे सोल ऑफ स्टार्च होना है, सोल ऑफ स्टार्च इन वाटर। बातें मत करो भाई। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कॉवेलेंट्स, कॉवेलेंट का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉवेलेंट्स निकाल लीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉवेलेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉवेलेंट्स। देखो कॉवेलेंट्स का क्लासिफिकेशन चार अलग अलग बेसिस पर करेंगे हम यहाँ पर। पहला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ, फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम, फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम। फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम, पहला क्लासिफिकेशन। अब देखो डीपी और डीएम, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए एक तो डीपी डिस्पर्स फेज और एक डिस्पर्शन मीडियम। अब तीन फिजिकल स्टेट तो डीपी की हो सकती है, क्या सॉलिड, लिक्विड और गैस। और तीन फिजिकल स्टेट डीएम की हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड और। अब इससे 9 तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं, सॉलिड का सॉलिड में कोवैलेंट, सॉलिड का लिक्विड में, सॉलिड का गैस। देखो सॉलिड सॉलिड में बोल के भी कोवैलेंट बनाएगा, सॉलिड का लिक्विड में, जैसे कि स्टार सॉलिड है, पानी लिक्विड है, सॉलिड का गैस में, जैसे कि स्मोक धुआं। ये ऐसे लिक्विड इन सॉलिड, जैसे कि चीज पनीर भी होता है, जेलीज होती है, गुथा हुआ आटा होता है, लिक्विड सॉलिड। लिक्विड इन लिक्विड, जैसे कि मिल्क, फैट और वाटर। ऐसे ऐसे लिक्विड इन गैस, जैसे कि क्लाउड्स। ऐसे देखो गैस इन सॉलिड। Emulsion is a type of solids. देखो गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड, साबुन के जार, साबुन के जार, और गैस इन गैस। अच्छा गैस इन गैस ये कोवैलेंट नहीं होता, ये हमेशा ट्रू सॉल्यूशन रहता है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल का साइज 1 नैनोमीटर से बहुत छोटा ही रहेगा। तो गैस का गैस में कभी कोवैलेंट से नहीं बनता। तो कितने कॉम्बिनेशन हो गए टोटल? 9 में से 8 कॉम्बिनेशन कोवैलेंट के हो सकते हैं। तो बेस ऑन फिजिकल स्टेट और डीपी और डीएम 8 तरह के कोवैलेंट सिस्टम हो सकते हैं। चलो आठों सिस्टम को एक टेबल में, एक टेबल बना के हम देखते रहेंगे। सीरियल नंबर, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्शन मीडियम, नेम ऑफ कोवैलेंट सिस्टम,
नेम ऑफ सिस्टम बातें मत करो रे। और इसके एग्जाम्पल्स और बढ़ाओ। देखो 1 2 3 मैं डीपी को तीनों को सॉलिड ले लेता हूँ। सॉलिड सॉलिड और सॉलिड। डीएम को 1 by 1 सॉलिड लिक्विड वैसा लेते हैं। सॉलिड सॉलिड और सॉलिड नहीं सॉलिड लिक्विड और गैस। सॉलिड लिक्विड और गैस। अब देखो डीपी भी सॉलिड और डीएम भी सॉलिड हो। इस सिस्टम का नाम है सॉलिड सॉल। सॉलिड सॉल इसके एग्जांपल है जैसे कि मिनरल्स जेम्स अलॉय इसके एग्जांपल्स हैं। सॉलिड एंड लिक्विड इसको बोलते हैं सिर्फ सॉल्ट। इसका नाम सॉल्ट। जैसे कि स्टार्च सॉल्यूशन, गोल्ड सॉल्ट बोले सोने का पाउडर है। ऑलराइट कलर्स जितने भी कलर्स होते हैं पानी में या ऑयल में डिजॉल्व होने वाले सब इसे कैटेगरी में। सॉलिड गैस इसको बोलते हैं एरोसॉल। एरोसॉल सॉलिड गैस। इसका एग्जांपल है स्मोक। धुआं होता है। थंडर आंधी तूफान जो होता है बस पार्टिकल हवा में फैल करके कॉलिड से बना देते हैं। चौथा पांचवा छठा देखो ये लिक्विड्स और ये लिक्विड। इधर अगेन सॉलिड लिक्विड और गैस। अब देखो लिक्विड और सॉलिड इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को बोलते हैं जेल। इसका एग्जांपल है जैसे कि पनीर चीज खाने की जेलीज जो होती है जेलीज लिक्विड इन लिक्विड इसको बोलते हैं इमल्शन। लिक्विड इन लिक्विड इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम होता है इमल्शन। एग्जांपल जैसे कि मिल्क इसका बेस्ट एग्जांपल। और भी आगे डिस्कस करेंगे। लिक्विड इन गैस इसको आगे एरोसॉल बोलते हैं। एरोसॉल जैसा कि क्लाउड बारिश के बादल होते हैं इसी कैटेगरी में होते हैं। बोट पॉलिश है। बोट पॉलिश है। आपके जितने भी ये क्रीम्स आती है ना लगाने की कॉस्मेटिक वगैरह बॉडी लोशन वगैरह होते हैं सब इसी कैटेगरी में आते हैं। इमल्शन अलग से चैप्टर में देखेंगे इसको
श्रुति हाँ, तीसरा देखो इसमें क्लासिफिकेशन है, ध्यान दीजिए। देखो अगला क्लासिफिकेशन है, अपन यहाँ लिख लेते हैं गैस और गैस और गैस। इधर आपके सॉलिड, लिक्विड और गैस। नहीं, सेम नंबर लगेंगे आपको 7, 8 और 9। सॉलिड, लिक्विड, गैस, डीएम में गैस, गैस और डीएम में सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब गैस इज सॉलिड, इसको बोलते हैं सॉलिड फॉर्म। झाग को क्या बोलते हैं? वो भी बोलते हैं ना झाग, फॉर्म। गैस है लिक्विड, इसको बोलते हैं फॉर्म। और गैस इन गैस ट्रू सॉल्यूशन होता है, कभी भी कॉलोइड होता है नहीं, मतलब 8 ही तरह के नवा तो कॉलोइड है नहीं। अब गैस इन सॉल्यूशन देखिए, जैसे कि इसके एग्जांपल होते हैं, जैसे कि समुद्री जो नमक होता है, जो कि समुद्र के किनारे पानी के सूखने से बनता है, तो समुद्र के किनारे पर पानी के सूखने से बनता है, तो उसका एग्जांपल है प्यूमिक स्टोन। इसका एग्जांपल है प्यूमिक स्टोन, प्यूमिक स्टोन। पत्थर होता है माइक्रोपोरस, पत्थर होता है माइक्रोपोरस, जिसके अंदर की हवा भरी हुई रहती है, वो होता है प्यूमिक स्टोन। गैस से लिक्विड को फॉर्म बोलते हैं, जैसे कि साबुन के झाग, स्पंज भी स्पंज, हाँ लिया जा सकता है। स्पंज का एग्जांपल हो सकता है, स्पंज के पोर बहुत छोटे होने चाहिए, स्पंज का एग्जांपल हो सकता है। गैस से लिक्विड के फॉर्म में, जैसे कि साबुन के झाग, सोप, सोप वाटर, साबुन के झाग इसके एग्जांपल। तो एक क्लासिफिकेशन जिसके अंदर ये है, ठीक है, ये क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड है? डीपी और डीएम की फिजिकल स्टेट। देखो सेकंड क्लासिफिकेशन है यहाँ पर बेस्ड ऑन अट्रैक्शन, बेस्ड ऑन अट्रैक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम। Based on attraction between DP and DM. अब देखो डीपी और डीएम का अट्रैक्शन के बेस पर भी दो तरह के कॉइल्स होते हैं। एक को बोलते हैं लायोफिलिक,
लायोफिलिक कॉलॉइड्स। तो देखो लायोफिलिक कॉलॉइड्स वो होते हैं जिनमें डीपी और डीएम के बीच में अट्रैक्शन होता है और कॉलॉइडल पार्टिकल सॉल्वेटेड हो जाते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन है ना, इसलिए उनका सॉल्वेशन हो जाता है। इसको बोलते हैं लायोफिलिक कॉलॉइड्स। ठीक है ना? तो देखिए, देखो अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन डीपी एंड डीएम। अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट between DP and DM. And colloidal particles are solvated. Colloidal particles are solvated. मतलब ये सॉल्वेटेड हो जाते हैं कॉलॉइडल पार्टिकल्स। क्लियर? चलो एग्जांपल देखो, जैसे कि स्टार्च, गम मतलब गोंद, प्रोटीन, एंजाइम, एल्बुमिन एटसेट्रा, एल्बुमिन एटसेट्रा, ये आपके लायोफिलिक कॉलॉइड्स हैं। दूसरे होते हैं लायोफोबिक, लायोफोबिक कॉलॉइड्स। देखो लायोफोबिक कॉलॉइड में क्या होता है कि डीपी और डीएम में अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता। डीपी डीएम में अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता, इसमें कॉलॉइडल पार्टिकल का सॉल्वेशन नहीं होता। ये होता है लायोफोबिक। देखिए देखो, देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन, देयर इज नो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन particles of DP and DM. अब इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे कि गोल्ड सोल्ट, मिल्क, क्लाउड, सल्फर सॉल्ट एटसेट्रा। तो ये अगली क्लास में दोनों में डिफरेंस देखेंगे, लायोफिलिक और लायोफोबिक। आज क्या बुधवार है ना, ये बुधवार है, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार कर दी। कोई रहता नहीं क्या ना इसके